हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मिश्रण के जो घटक होते हैं उनको हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो पृथक्करण की विधियों की जानकारी को ग्रहण करते हुए हमने एक बिंदु इसमें कंप्लीट किया था। वो ये था कि रंग वाले घटक जो हैं, डाई को हम नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो उस तथ्य के अंतर्गत हमने स्याही को रंग वाले जो घटक हैं उससे पृथक करना हमने सीखा था वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग होगा, दूसरा नंबर लगा के लिखिए, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। यानी दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, किस प्रक्रिया के दौरान हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा और ये क्रियाकलाप इस चैप्टर का 5वां क्रियाकलाप होगा। इस क्रियाकलाप के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक परख नली में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेते हैं और अपकेंद्रीकरण यंत्र जो होता है उससे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक परख नली लेते हैं और इस परख नली में क्या करते हैं, संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेते हैं। सबसे पहले हमने एक परख नली ली, संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लिया, यानी उसमें से हमने क्रीम नहीं निकाला हो ऐसा दूध लिया और अपकेंद्रीय यंत्र होता है, अपकेंद्रीय यंत्र में क्या करते हैं, 2 मिनट तक अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण इसका किया जाता है। हम इस दूध को, संपूर्ण क्रीम युक्त दूध को परख नली में लेकर अपकेंद्रीय यंत्र से 2 मिनट तक अपकेंद्रीकरण करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर अपकेंद्रीय यंत्र अवेलेबल नहीं हो तो इसकी जगह हम मथनी जो होती है, मथानी ले सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह जो हमारे पास मिक्सी होती है उसको भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। मथानी का भी उपयोग कर सकते हैं, मिक्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस अपकेंद्री यंत्र या मथनी या मिक्सी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका अपकेंद्रीकरण करते हैं। अपकेंद्रीकरण होता क्या है, तो देखिए, जैसे हम मक्खन से छाछ और घी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसको बिलोना पड़ता है। बिलोने के लिए हम मथानी का उपयोग करते हैं, मथनी का उपयोग करते हैं। तो जब, जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें मक्खन भरा हुआ है, दही भरा हुआ है और इससे हमें मक्खन भी प्राप्त करना है और छाछ भी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मथानी लगी रहेगी। जब ये मथानी घूमती है तो क्या होता है, यहाँ से जो इस दही के कण होते हैं दूर जाते हैं और इधर से होते हुए वापस पास आते हैं। यहाँ पर 2 बल लगते हैं,
नीचे की तरफ जो बल लगता है वो तो इस द्रव को दूर भगाता है, और ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है इस द्रव को केंद्र की ओर खींचता है। तो इन दोनों बलों के कारण क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि यहां पर ऊपर मक्खन हमें प्राप्त हो जाता है। तो दही से मक्खन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अपकेंद्रीकरण की विधि को अपनाते हैं। तो ये होती है अपकेंद्रीकरण की विधि। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों अपकेंद्रीकरण हम करते हैं, कैसे पदार्थों का अपकेंद्रीकरण किया जा सकता है, कौन कौन से पदार्थ इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कभी कभी द्रव में जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं, और ऐसे मिश्रणों को हम अपकेंद्रण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि कभी कभी द्रव में उपस्थित ठोस के कण, कभी कभी द्रव में उपस्थित ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। अब ऐसा द्रव जिसमें उपस्थित ठोस के कण छानक पत्र से ही बाहर निकल जाए, तो छानक पत्र के द्वारा या छानन विधि के द्वारा तो हम उसको अलग कर नहीं सकते। तो ऐसे पदार्थों के लिए हम अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण की जो विधि है इसको हम उपयोग में लेते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम इसे तेजी से घुमाते हैं, देखिए अपकेंद्रण क्या है, एक अपकेंद्रण एक सिद्धांत भी है और विधि भी है। तो अपकेंद्रण के आधार पर जब इसको तेजी से घुमाया जाता है, अपकेंद्रण का जो सिद्धांत है इसके आधार पर हम इसे क्या करते हैं, जब तेजी से घुमाते हैं और तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, भारी कण जो होंगे भारी कण तो जो होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, और हल्के कण जो होंगे वो ऊपर की तरफ यानी द्रव की सतह पर आ जाएंगे। यानी इस सिद्धांत के आधार पर जब हम मथनी को या अपकेंद्रीय यंत्र में जब इसे तेजी से घुमाते हैं तो भारी कण तो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं ऊपर की तरफ यानी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इसका ये जो सिद्धांत है ये कहता है। तो पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत के आधार पर या किस विधि के आधार पर द्रव के भारी कण नीचे और हल्के कण ऊपर की तरफ व्यवस्थित होते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए अपकेंद्रण के आधार पर। अब बात आती है कि अपकेंद्रण के उपयोग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इसके उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला उपयोग तो जो प्रयोगशालाएं होती है उनमें रक्त व मूत्र की जांच की जाती है। जो जांच प्रयोगशालाएं होती है जिसको हम लैब कहते हैं, तो बायोलॉजिकल लैब जो हैं जिनमें जांच की जाती है वहाँ पर रक्त व मूत्र की जांच में रक्त व मूत्र की जांच में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा उदाहरण है क्रीम से मक्खन निकालने में, यानी दूसरा जो इसका उपयोग है वो क्या है, क्रीम से मक्खन निकालने में भी अपकेंद्रण विधि को उपयोग में लिया जाता है।
इसी के आधार पर हम देखते हैं अगला कि वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें कपड़े धुलने के बाद में जब कपड़ों से जल निचोड़ा जाता है तो वहाँ पर भी कौन सी विधि काम में आती है? अपकेंद्रण की विधि काम में आती है। तो हम लिख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए या पानी निचोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखा मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए जो दूसरा उदाहरण हमने लिया है दूध से क्रीम को प्राप्त करने का, तो वो जो कार्य है कौन सी विधि से किया गया? अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण विधि से किया गया। अपकेंद्रीकरण की जो विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, कैसे ये कार्य करती है और इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, ये हमने देखा है। इसके बाद मिश्रण के अवयवों को पृथक करने का जो तीसरा उदाहरण है या तीसरी जो विधि हमारे सामने आएगी उसको हम देखते हैं कि जो पदार्थ हैं, दो अघुलनशील द्रव जो हैं उनको हम पृथक करना चाहें तो कैसे हम उनको पृथक कर सकते हैं। इसके लिए हम तीसरा उदाहरण देखेंगे और तीसरा जो तथ्य हमारे सामने है वो ये है कि दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए या कैसे हम पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। कैसे हम पृथक कर सकते हैं दो जो अघुलनशील द्रव है उनको। तो अघुलनशील द्रव में हम उदाहरण ले सकते हैं मिट्टी का तेल व जल का मिश्रण। मिट्टी के तेल और जल का जो मिश्रण है ये दोनों अघुलनशील द्रव है, यानी इन दोनों को अगर हम एक जगह मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये घुलते नहीं हैं। इस मिश्रण को एक पृथककारी कीप में हम डालते हैं और पृथककारी कीप के द्वारा ही हम इन दोनों द्रवों को अलग करेंगे, अलग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रण को पृथककारी कीप में लेंगे और थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, शांत रहने देंगे। पृथककारी कीप में इस मिश्रण को ले लिया, थोड़ी देर शांत छोड़ेंगे और शांत छोड़ने पर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। शांत छोड़ने पर तेल व जल की अलग परत बन जाती है। तेल व जल की क्या होती है, अलग अलग परतें बन जाती है और इस पृथककारी कीप में एक लगा होता है स्टॉप कॉर्क। ये जो पृथककारी कीप है इसमें लगा रहता है स्टॉप कॉर्क और इस स्टॉप कॉर्क की सहायता से इस स्टॉप कॉर्क को ऑन ऑफ करके हम इन दोनों को पृथक कर सकते हैं। स्टॉप कॉर्क को क्या करेंगे, सावधानी
पूर्वक हम नीचे वाली परत जो है उसको अलग करेंगे। नीचे वाली परत को हम निकालेंगे। नीचे वाली परत को निकालने के बाद में जैसे ही नीचे वाली परत संपूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है और तो क्या होता है, ऊपर वाली जो परत है वो परत होगी तेल की। तो तेल जो है वो नीचे आने लगता है। जैसे ही हम स्टॉप कॉर्क को चालू करते हैं, नीचे वाली परत को हम नीचे निकाल लेते हैं और जैसे ही नीचे वाली परत कंप्लीट होती है, जो ऊपर वाली परत होती है तेल की, वो नीचे आने लगती है। और ये जैसे ही नीचे आने लगती है, हम क्या करते हैं, स्टॉप कॉर्क जो है उसको बंद कर देते हैं। स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। ये जो क्रियाविधि है इसका चित्र हम कैसे बना सकते हैं, देखिए ये होती है स्टॉप कॉर्क। सॉरी, ये होती है पृथककारी कीप। पृथककारी कीप की संरचना ऐसी होती है। पृथककारी कीप हम इसे कह सकते हैं। क्या करते हैं, पृथककारी कीप के नीचे लगा हुआ रहता है एक स्टॉप कॉर्क। इस स्टॉप कॉर्क की सहायता से विलयन को हम नीचे निकलने से बंद व चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही हम इस मिश्रण को पृथककारी कीप में डालेंगे, लिख सकते हैं हम, ये पृथककारी कीप हो जाएगी। और यहाँ पर देखो दो परतें बन जाएगी। एक परत में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, और दूसरी परत में मिट्टी का तेल आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिट्टी का तेल और यहाँ पर हम लिखेंगे जल। देखिए चित्र किसका है, पृथककारी कीप का है। काम क्या कर रहे हैं इससे, अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। तो चित्र का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अघुलनशील जो द्रव हैं उनको पृथक करने के लिए हम पृथककारी कीप का उपयोग करते हैं। जो जो हमने यहाँ लिखा है वो ही हम उसमें करेंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि जो हम इसमें करेंगे वो ही हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले तो देखो, मिश्रण को पृथककारी कीप में हमने डाल दिया। डालने के बाद में थोड़ी देर इसको शांत रहने देंगे। शांत रखने के बाद में इसको हम देखते हैं कि तेल व जल की जो परतें हैं वो अलग अलग बन जाती है। अर्थात तेल की जो नीचे वाली परत तो होती है जल की, और ऊपरी परत होती है मिट्टी के तेल की। पृथककारी कीप में नीचे लगा रहता है स्टॉप कॉर्क, यानी इसको ऑन ऑफ करके हम क्या करते हैं, इस मिश्रण को नीचे निकल सकते हैं और निकलना बंद कर सकते हैं। तो जैसे स्टॉप कॉर्क है तो उसको हम ऑन करते हैं। स्टॉप कॉर्क को ऑन करते ही नीचे वाली परत क्या होती है, बाहर निकलने लगती है, नीचे का जो द्रव है वो बाहर निकलने लगता है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो तेल जो है वो क्या होता है, दूसरी जो परत है वो भी नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है, स्टॉप कॉर्क को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर एक दूसरा पात्र लेते हैं और दूसरे पात्र को पृथककारी कीप के नीचे लगाकर, इसके द्वार पर लगाकर स्टॉप कॉर्क को ऑन करके, और इस मिश्रण को, यानी ऊपर वाला जो मिट्टी का तेल है, जो विलयन है, उसको हम अलग कर सकते हैं। इस प्रकार अघुलनशील द्रव जो है उनको हम
पृथककारी कीप के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने मिश्रण के जो घटक हैं उनको पृथक करने के लिए दो तथ्य हमने देखे हैं, जिनमें पहला तथ्य तो था कि अपकेंद्रण के दौरान या अपकेंद्रण के द्वारा या अपकेंद्रीकरण के द्वारा हम पदार्थों को, जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण से पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं। और तीसरा जो तथ्य हमारे सामने आया है वो ये है कि अघुलनशील द्रवों को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपकेंद्रीकरण के द्वारा हम जो ऐसे द्रव जिनमें ठोस के कण बिल्कुल छोटे हों और छानक पत्र से बाहर निकल जाते हों, उनको पृथक किया जाता है। और पृथककारी कीप के द्वारा ऐसे विलयनों को, ऐसी घुलनशील द्रवों को हम पृथक करते हैं जो एक जगह मिल जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था मिट्टी के तेल और जल का, यानी मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण आप लोगों को दे दिया जाए और कहा जाए कि इसे पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि इस विधि दो अघुलनशील द्रवों का जो मिश्रण है, तेल और जल का मिश्रण है, इसको अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पृथककारी कीप का उपयोग करेंगे। इस प्रकार आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा जो मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के दो तथ्य हैं उनके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सको। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो ये पृथककारी कीप है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.